वेलकम टू एस नॉलेज पॉइंट ऑल स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम क्लास 10वीं के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। हम लोग पूर्व में इस विषय के प्रथम अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं। दूसरे अध्याय का भी अध्ययन हम लोग प्रथम अध्याय की ही भांति कई भागों में विभाजित करके और अध्ययन करेंगे ताकि आप लोग को काफ़ी सरलता महसूस हो। तो प्रथम अध्याय के तीनों भागों का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करके और आप तीनों वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज हम दूसरे अध्याय का अध्ययन शुरू करें। दूसरे अध्याय के प्रथम भाग का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तो आइए, दूसरा अध्याय जो है सत्ता में भागीदारी साझेदारी व्यवहार में, पावर शेयरिंग इन प्रैक्टिस। तो दोस्तों, सत्ता में हिस्सेदारी या भागीदारी, तो हिस्सेदारी का मतलब सामान्य तौर पे आप लोग समझते हैं कि किसी भी चीज़ में, किसी भी संगठन में भाग लेना या उसमें साझा करना। तो सत्ता में साझेदारी जो है वह किसी भी देश के राजनीतिक पहलुओं पर, राजनीतिक स्थितियों पर क्या प्रभाव डालता है और वहाँ की स्थिति कैसी होती है, इसके बारे में जो है हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विश्व के विभिन्न देश जो है वह परिस्थितियों के अनुकूल वहाँ के समाज कई भागों में विभाजित होता है, कई आधार पर विभाजित होता है। जैसे कहीं भाषा के आधार पर, कहीं किसी देश में धर्म के आधार पर, किसी देश में जाति के आधार पर, किसी देश में रंग के आधार पर और किसी देश में आर्थिक स्थिति के आधार पर जो है समाज विभाजित है। और सत्ता में इस वर्ग समूह का संख्या ज़्यादा होता है, जिसका वर्चस्व ज़्यादा होता है, वही सत्ता में अधिक से अधिक पहुंच पाते हैं, उनकी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो पाती है, जिसके कारण वहाँ शेष लोगों में सत्ता को लेकर के और काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं और उनको लगता है कि हमारी जो है प्रतिनिधित्व सत्ता में नहीं है, जिसके वजह से हमारी अनदेखी की जा रही है, हमारे हितों की रक्षा नहीं की जा रही है और न ही हमारे हितों के बारे में सोचा जा रहा है। तो ऐसे ही जो है वह विश्व के कई देशों के बारे में जो है हम लोग अध्ययन करेंगे कि वहाँ जो है सत्ता में साझेदारी को लेकर के और क्या समस्या बनी हुई थी और वहाँ की तत्कालीन सरकार ने उस समस्या के समाधान जो है वह किस प्रकार किया। तो आइए सबसे पहले जो है हम लोग बेल्जियम के बारे में अध्ययन करें। तो बेल्जियम के बारे में हम लोग प्रथम अध्याय में कुछ जान चुके हैं, लेकिन इसमें जो है काफ़ी विस्तृत रूप से बेल्जियम के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम यूरोपीय महादेश में पड़ता है। इसकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है और इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। अगर हम लोग विश्व के नक्शे पर बेल्जियम को देखें तो हम लोग को वहाँ की चौहद्दी का पता चल जाएगा कि वहाँ बेल्जियम के पड़ोसी देश जो है कौन कौन है। तो आइए विश्व के नक्शे पर एक नज़र दौड़ाएं और देखें कि बेल्जियम का पड़ोसी देश जो है कौन कौन है या बेल्जियम का चौहद्दी क्या है। तो बेल्जियम का चौहद्दी देखें तो उत्तर में नीदरलैंड है, दक्षिण में फ्रांस, पूर्व में जर्मनी, पश्चिम में इंग्लिश चैनल एवं लक्समबर्ग जो है देश इसके चौहद्दी में आते हैं। तो बेल्जियम जो है पिछले लेसन में हम लोग जान चुके हैं कि बेल्जियम जो है या बेल्जियम की समाज जो है वह भाषा के आधार पर विभाजित है। वहाँ मुख्य रूप से 3 भाषा बोलने वाले लोग निवास करते हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा का प्रयोग करने वाले लोग वहाँ निवास करते हैं।
तो डच भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत जो है काफ़ी ज़्यादा है, उनकी प्रतिशत 59% है। और फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या जो है 40% है, जबकि जर्मन भाषा बोलने वाले लोग मात्र 1% हैं। तो यहाँ जो है हम लोग पिछले लेसन में पढ़े कि ब्रुसेल्स में जो है ठीक इसके विपरीत है। अगर पूरे बेल्जियम स्तर पर लिया जाए तो डच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या जो है सबसे अधिक है, लेकिन राजधानी ब्रुसेल्स में जो है वह सबसे अधिक फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग निवास करते हैं। हालांकि ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग जो हैं वह आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी संपन्न है। तो यहाँ जो है समाज भाषा के आधार पर विभाजित है और भाषा के आधार पर जो है वहाँ के लोग चाहते थे कि सत्ता में जो है साझेदारी मिले, हिस्सेदारी मिले। बेल्जियम में सत्ता के हिस्सेदारी को लेकर के, सत्ता में भागीदारी को लेकर के गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी और वहाँ की तत्कालीन सरकार ने काफ़ी सूझबूझ से काम लेते हुए और कुछ ऐसे डिसीजन लिए, वहाँ के संसद से इस प्रकार के कानून पारित किया गया ताकि वहाँ जो है स्थिति जो है सुधर सके और गृह युद्ध जैसी स्थिति जो है वह नहीं पनप सके। तो यहाँ जो है 1970 से 1993 के बीच जो है वहाँ के संसद के द्वारा 4 संवैधानिक संशोधन किए गए। इसमें से सबसे पहला था केंद्रीय सरकार में दोनों भाषा भाषी के मंत्रियों की संख्या समान करना, यानी केंद्रीय सरकार में जो है वह दोनों भाषा भाषी के लोगों के लिए एक समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। यानी वहाँ के मंत्रियों में जो है मंत्रियों की संख्या जो है दोनों भाषा के लोगों के प्रतिनिधि से एक समान लिए गए, जिससे कि वहाँ काफ़ी समानता आई और वहाँ के जितने भी प्रकार के डिसीजन जो थे वह दोनों भाषा के प्रतिनिधियों के द्वारा जो है वह लिया जाने लगा। इसके बाद से आता है केंद्रीय सरकार की अनेक शक्तियों को फ्लेमिश एवं बेलोनिया की क्षेत्रीय सरकारों को प्रदान करना। वहाँ की जो केंद्रीय सरकार की जो शक्तियाँ थी उसको वहाँ के स्थानीय सरकार में अनेक शक्तियाँ जो है वहाँ के स्थानीय सरकार को दे दी गई और यानी कि वहाँ के स्थानीय सरकार की शक्तियाँ जो है वो बढ़ा दी गई, जिससे भी इस समस्या से निपटने में वहाँ की सरकार को काफ़ी मदद मिली। उसके बाद से आता है राजधानी ब्रुसेल्स में दोनों भाषा के लोगों का समान प्रतिनिधित्व। तो जैसा कि हम लोग ऊपर देखें कि ब्रुसेल्स में जो है 80% जो है वह फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे और जबकि डच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या जो है लगभग 20% थी। तो यहाँ जो है वह दोनों भाषा के लोगों का एक समान प्रतिनिधित्व जो है वह सुनिश्चित किया गया, जिसके वजह से वहाँ के दोनों भाषा भाषी के लोगों में काफ़ी सहमति और राय देखने को मिलने लगा। इसके बाद से आता है सामुदायिक सरकार का गठन। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, सामुदायिक सरकार का गठन। यानी समुदाय के आधार पर, यानी यहाँ हम लोग जानते हैं कि भाषा के आधार पर समुदाय जो है वह विभाजित हुआ था। तो भाषा के आधार पर ही चाहे वह बेल्जियम के किसी भी कोने में निवास करता हो, वह भाषा के आधार पर सामुदायिक सरकार के गठन में जो है अपनी भाषा के प्रतिनिधि को चुनता था और सामुदायिक सरकार का गठन किया जाने लगा, जिसके कारण वहाँ की समाज में जो है भाषा के आधार पर जो विभेद देखने को मिलता था वह काफ़ी हद तक समाप्त हो गया और सामुदायिक सरकार जो है भाषा, संस्कृति, सभ्यता से संबंधित सारे निर्णय जो है वह सामुदायिक सरकार के द्वारा लिया जाने लगा। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं
कि बेल्जियम में वहाँ के स्थानीय सरकार के द्वारा बहुत सारे सुधार करके, वहाँ के संविधान में बहुत सारे संवैधानिक संशोधन करके, और वहाँ जो गृह युद्ध जैसी स्थिति बनने वाली थी, बनी हुई थी, उस पर जो है वह बेल्जियम सरकार जो है काबू पा ली। इसके बाद आता है श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में भी हम लोग हल्का फुल्का जो है प्रथम अध्याय में पढ़े हुए हैं। तो श्रीलंका जो है वह भारत के दक्षिण एवं एशिया महाद्वीप का एक छोटा सा द्वीप है, एक छोटा सा देश है जो कि द्वीप के रूप में है, और जिसकी जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। और इसका अगर हम लोग भौगोलिक स्थिति देखें तो अगर जहाँ भी हम लोग भारत के नक्शा को देखते हैं, वहाँ भारत के साथ ही हमेशा श्रीलंका को भी प्रदर्शित किया गया होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि भारत के नक्शे के साथ जो है किस प्रकार श्रीलंका को दिखाया जाता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि भारत के दक्षिण में श्रीलंका स्थित है, और मात्र भारत के तमिलनाडु राज्य से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जो है समुद्री रास्ता को तय करने के बाद श्रीलंका देश पड़ता है। और यहाँ जो है, यहाँ भी बेल्जियम की ही भांति समाज जो है वह भाषा के आधार पर ही विभाजित है, और यही स्थिति जो है कमोबेश बेल्जियम जैसी स्थिति ही श्रीलंका में भी हम लोग को देखने को मिलता है। श्रीलंका भी जो है वह भाषा के आधार पर ही विभाजित है। यहाँ सबसे ज़्यादा सिंहली भाषा बोलने वाले लोग 74% निवास करते हैं, जबकि तमिल भाषा बोलने वाले लोग मात्र 18% हैं, और अन्य भाषा का प्रयोग जो है शेष बचे लोग करने वाले हैं। तो श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ था। वहाँ जो है भाषा के आधार पर सिंहली और तमिलों में किस प्रकार जो है स्थिति उत्पन्न हुई, इसके बारे में हम लोग एक नज़र डालें। तो 1948 में श्रीलंका जो है स्वतंत्र हुआ, और भारत की ही भांति जो है श्रीलंका भी इसके पहले 1948 के पहले ब्रिटिश हुकूमत का वो एक उपनिवेश था। और श्रीलंका में जो है आबादी काफ़ी कम थी। वहाँ चाय की खेती के लिए वहाँ की जलवायु जो है काफ़ी उपयुक्त थी, और अंग्रेज वहाँ चाय की खेती कराना चाहते थे भारी मात्रा में, जिसके वजह से भारत से बहुत सारे मजदूरों को श्रीलंका में अंग्रेज़ों के द्वारा ले जाया गया। जैसा कि हम लोग अभी देखें कि भारत के नक्शे में जो है, भारत के नक्शे में दक्षिण में श्रीलंका दिखाई पड़ता है, श्रीलंका स्थित है, और वहाँ से सबसे नज़दीक जो है तमिलनाडु राज्य पड़ता है, और तमिलनाडु के ही अधिकांश लोगों को अंग्रेज़ों के द्वारा श्रीलंका में ले जा कर के चाय की खेती के लिए बसाया गया, जो कि तमिल भाषा का प्रयोग करने वाले लोग हैं। और एक समय आया कि ब्रिटिश हुकूमत से श्रीलंका स्वतंत्र हो गया, और तमिल जो है वह अस्थायी रूप से वहीं के निवासी हो गए, वहीं रहने लगे। और चूँकि हम लोग जानते हैं कि श्रीलंका में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार उसी की बनती है जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। और यहाँ हम लोग प्रतिशत के अनुसार अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ लगभग 74% लोग जो है वह सिंहली भाषा बोलने वाले लोग हैं, यानी वहाँ के मूल निवासी हैं, और शेष जो है वह अन्य लोग हैं। तमिल 18% है, 18% तमिलों में भी कुछ जो है वहाँ सिंहली है, जिसके कारण सिंहलियों की ही सरकार श्रीलंका में बन पाती है। और सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि जो है सदन में, वहाँ के संसद में सिंहली भाषा के से संबंधित समाज के लोग ही वहाँ पहुँच पाते हैं और सरकार का गठन करते हैं। 1956 में सिंहली भाषा को वहाँ के संसद से पारित करके
कानून पारित करके और सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया। इसके बाद इसी कानून के अंतर्गत जो है वह सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय एवं सरकारी सेवाओं में सिंहलियों को प्राथमिकता दिया गया। यानी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सिंहलियों को कानून बना करके और विभिन्न प्रकार के लाभ पहुँचाए जाने लगा, जिसके कारण वहाँ तमिलों में यह महसूस होने लगा, तमिलों को यह महसूस होने लगा कि हमारे साथ जो है काफ़ी ज्यादतियाँ की जा रही है। बहुसंख्यक सिंहली सरकार के द्वारा हम लोग के हितों की उपेक्षा की जा रही है और सिंहलियों को प्राथमिकता के तौर पर विभिन्न नौकरियों में और विभिन्न विश्वविद्यालयों में संख्या बढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण इनकी स्थिति जो है हम लोग की अपेक्षा काफ़ी अच्छी होती चली जाएगी और हम लोग जो है समाज में दबे खुचे रह जाएंगे। और एक बात और इस पे हम लोग नज़र डालेंगे कि बौद्ध धर्म को सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया जाने लगा और उसे संरक्षण भी दिया गया। तो अगर हम लोग यहाँ धर्म की स्थिति को देखें तो सिंहली जो है अधिकांश संख्या में सबसे ज़्यादा सिंहली जो है वह बौद्ध धर्मावलंबी है। बहुत ही कम लोग जो हैं ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, जबकि तमिल भाषा बोलने वाले अधिकांश लोग हिंदू धर्म के हैं और इस्लाम धर्म के हैं और कुछ जो है ईसाई धर्म के हैं। तो यहाँ के सरकार के द्वारा जब बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया और उसको बढ़ावा के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जाने लगे, जिससे तमिलों को यह महसूस होने लगा कि हमारे धर्मों को भी नष्ट किया जाएगा और हमें भी ज़बरदस्ती अपने धर्म परिवर्तन को मजबूर किया जा सकता है। इसके बाद जो है वहाँ गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। जब तमिल अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगे, उनको लगा कि हमारी सत्ता में हिस्सेदारी जो है नहीं हो पा रही है, जिसके कारण हम लोग काफ़ी उपेक्षा के शिकार हैं, सरकार के द्वारा ही हम लोग उपेक्षा के शिकार होते जा रहे हैं। तो इन्होंने देश में जो है आंदोलन कर दिया और वहाँ गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। 1980 के दशक में तमिलों के द्वारा LTT नामक संगठन का गठन किया गया, जिसका फुल फॉर्म जो है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम होता है। और यह जो है संगठन तमिलों के हित के आंदोलन के लिए बनाया गया था। तमिलों के हित के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था, जिसका प्रमुख जो है, जिसका नेतृत्वकर्ता था वह प्रभाकरण था। प्रभाकरण को LTT का नेतृत्वकर्ता इन लोगों के द्वारा नियुक्त किया गया, बनाया गया और प्रभाकरण के नेतृत्व में LTT जो है वह श्रीलंकाई सरकार से लड़ाई लड़ने लगा तमिलों के हित के लिए। और LTT जो है वो अपने आप को एक बहुत ही मजबूत संगठन के रूप में श्रीलंका में स्थापित कर लिया था और जब वहाँ गृह युद्ध की स्थिति बनी तो वह श्रीलंकाई सरकार को काफ़ी मजबूती से टक्कर दे रहे थे। इसी बीच जो है वह श्रीलंकाई सरकार के द्वारा भारत सरकार से आग्रह किया गया कि हमारे यहाँ जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए मदद किया जाए। और भारत सरकार जो है श्रीलंकाई सरकार के मदद के लिए यहाँ से शांति सेना जो है वह भेजा, जिससे वहाँ की गृह युद्ध की स्थिति जो है वह सामान्य हो जाए। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे और राजीव गांधी के द्वारा श्रीलंका में शांति सेना भेजा गया ताकि वहाँ की स्थिति सामान्य हो सके। कुछ समय बाद श्रीलंकाई सरकार के आग्रह पर भारत के द्वारा शांति सेना को वापस बुला लिया गया। हालांकि जब भारतीय शांति सेना जो है श्रीलंका में थी तो LTT संगठन को काफ़ी कमज़ोर कर दिया था।
जिससे वह काफ़ी कमज़ोर पड़ गए थे और शांति सेना के भारत के शांति सेना को वापस आने के बाद वहाँ की स्थानीय सरकार जो है श्रीलंकाई सरकार जो है अपने सेना की मदद से वहाँ जो है एलटीटी का दमन कर दिया। इसी युद्ध में जो है एलटीटी के प्रमुख प्रभाकरण की मृत्यु हो गई और एलटीटी काफ़ी कमज़ोर पड़ गया, जिसके कारण वहाँ तमिलों की मांग जो है वह काफ़ी ठंडा पड़ गई और वहाँ गृह युद्ध समाप्त हो गई। हालांकि श्रीलंका में आज भी स्थिति जो है वह भाषा के आधार पर जो भेदभाव की स्थिति है बनी हुई है, आज भी समाप्त नहीं हुई है। एक बात और हम आप लोग को बता दें कि इस घटना से क्षुब्ध होकर एक तमिल महिला के द्वारा अपने आप को मानव बम के रूप में प्रयोग करके और राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। यह घटना जो है वह 21 मई 1991 को हुई, यानी 29 मई 1991 को उस तमिल महिला के द्वारा अपने आप को मानव बम के रूप में प्रयोग करके और इनकी हत्या कर दी गई। इस अध्याय के अगले भाग का अध्ययन जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। जल्द ही हम इस अध्याय के दूसरे भाग को यानी सेकेंड पार्ट को लेके आएंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट करना भी न भूलें। धन्यवाद।